जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो साथियों, हम आज ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ऐसे वीडियो में आपको दिखाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उन बातों को समझना भी ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है। तो साथियों, वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे जो बहुजन साथी हैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए और ये बातें हमारे बहुजन समाज के लोगों के पास पहुंचाई जाएं, ताकि वो जो जानकारी उनसे छूट जाती है या किसी चीज़ के बारे में उनको मालूम नहीं होता है तो वो बातें पता चलें। तो साथियों, सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी जिसमें बाबा साहेब जो उन्होंने कहा था या जो भी हमारे बहुजन समाज से भूल हुई है और जो हमसे छूटता जा रहा है उसके बारे में एक हमारे भाई साथी बहुजन समाज के लोगों को समझा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। साथियों, मैं बात बाबा साहब की एक स्टेटमेंट से शुरू करना चाहूंगा। जब बाबा साहब SC/ST की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग बाबा साहब को देशद्रोही कहते थे, एंटी नेशनल कहते थे। उन दिनों में बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर देश और मेरे बीच में कभी कंपैरिजन हुआ तो मैं देश के लिए मर मिटूंगा, मगर अगर कभी देश और मेरी कम्युनिटी के बीच में संघर्ष हुआ तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मर मिटूंगा, देश को बाद में रखूंगा। उसके बाद संविधान आया और संविधान में हमें हक हकूक मिले, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बाबा साहब की दूसरी स्टेटमेंट जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हमने गलती कहां कर दी। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, मगर चलाक मक्कार और देशद्रोहियों के हाथ में लगेगा, अगर वो देश के ऊपर राज करेंगे तो संविधान सबसे बुरा साबित होगा। और अगर संविधान कोई बुरा भी क्यों ना हो, देश चलाने वाले लोग अगर देश के प्रति निष्ठावान, कर्मठ और देश के हित में काम करने वाले हों तो संविधान बढ़िया साबित होगा। एग्जाम्पल इंग्लैंड की देता हूं, वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां के रूलर अपनी कौम के लिए काम करते हैं या रिजाइन करके घर चले जाते हैं, देश को बर्बाद नहीं करते। अब इस साजिश को आप समझ लीजिए, साजिश है क्या? ऐसा नहीं है कि SC/ST OBC के बच्चे नालायक हैं, बिल्कुल नहीं है। IAS की पिछली 20 साल की लिस्टें निकाल लीजिए, रिटर्न में SC/ST OBC टॉप पे होता है। 250 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, और इंटरव्यू के मेंबर जो होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, वो होते हैं अपर कास्ट के। 250 में से अपने वालों को देते हैं 200, 250, 240, और SC/ST OBC के कैंडिडेट्स को देते हैं 70, 80, 90। साथियों, IAS तो एक एक पॉइंट पे जाता है, एक एक नंबर पे जाता है, एक एक नंबर में हजारों स्टूडेंट रह जाते हैं। इस तरह से हमें पछाड़ा जाता है। तो रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए हमें पड़ी। रिजर्वेशन में वो बाहर हो जाते हैं तो कंपटीशन हमारे बीच में हो जाता है। कम से कम जो भी निकलता है हमारे घर से निकलता है, ये हिस्सेदारी हमें मिलती है। अब साजिश क्या रची है GD शर्मा साहब ने? रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा साहब, जो RSS के इशारे पे, भाजपा के इशारे में, हिंदुत्ववादी संगठनों के इशारे पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की इस रिपोर्ट पे काम कर रहे थे, जिनको शायद अपना बेटा हाईकोर्ट जज बनवा रहा है कि उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी साजिश को समझिए। अब वो SC/ST OBC तीनों वर्गों में अपर कास्ट को घुसेड़ रहे हैं। अब क्या होगा? अब जब लिस्ट बनेगी, जनरल वाली सीटें भी वो ले जाएंगे। SC/ST OBC की सीटों में अभी जो मैंने आपको बताया, रिटर्न में आप जितने नंबर मर्जी ले जाइए, इंटरव्यू में आपको दूध में से बाल की तरह उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। बाबा साहब जो कह के गए थे और हमसे क्या गलती हो रही है, यह हमारे इन साथी ने बता दी है। और एक बात और मैं शेयर आपके साथ करना चाहूँगी, जो हमारे बहुजन साथी ने, जो व्हाट्सएप ग्रुप साथी है, उन्होंने शेयर की है और मुझे लगता है कि वो अपने बहुजन समाज के साथ वो शेयर करनी चाहिए कि जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे तो उनके शासनकाल में उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, और हमारे जो बहुजन नेता उस समय जो
काम कर रहे थे बहुजन समाज के लिए, लेकिन हमारा बहुजन समाज गुमराह हो गया और अपने ही नेताओं पर विश्वास करना हमने छोड़ दिया। जैसे बहन कुमारी मायावती जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, और उनको किस तरीके से जेल जाना पड़ा था और कितनी प्रताड़ना उन्होंने झेली थी, लेकिन उनके शासनकाल में बहुजन समाज को कितने हक अधिकार मिले थे और उन्होंने कितने कार्य किए थे। तो वो एक बनाई है मैंने वीडियो, आप उसको ज़रा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है, और वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करना है, ताकि यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके, और जो भी कुछ जानकारी मेरे से मिलती है वो आप दूसरों के पास शेयर कर सके। लालू राज को जंगल राज क्यों कहा गया है, इसका विश्लेषण दिया गया है। और एक विश्लेषण, जलालत को ही जिंदगी समझा जाता था जब लालू मुख्यमंत्री बने थे। तो इसमें दिया गया है 1990 में जब लालू जी सीएम बने थे, तो उनका पहला शासनकाल कैसा था उसके बारे में दिया गया है। पहली बार थानेदार को हिदायत दी गई थी कि किसी गरीब को थाने में आने पर उसे सम्मानपूर्वक बैठने के लिए कहें। पहली बार वंचित तबकों को रपट यानी रिपोर्ट लिखा जाने लगा उनकी, और थानेदार मजबूरन एफआईआर करना शुरू कर दिए। पहली दफा जातिवादी अध्यापकों को जबरन गरीब मुसहर हरिजन डोम धोबी के बच्चों को अपनी कक्षा में बैठाना पड़ा। उन सामंती जमींदार ठेकेदारों का अब मालगुजारी वसूलना बंद हो गया। मजदूरों को उनकी मजदूरी के उपज में मनमर्जी मेहनत से कम पैसा देना बंद हो गया। मजदूरों को मारने पीटने का काम बंद होने लगा। आज भी बिहार में एक जाति विशेष के पास आपको 1200 बीघा से भी ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगी, और लगभग ऐसे लोग सभी पंचायत में मौजूद हैं। पहली बार उन प्रोफेसर कुलपति से कोई दलित, ओबीसी और गरीब दल का बच्चा उनसे जिरह करने लगा, उनके मनुस्मृति ज्योतिषी पर प्रश्न उठाने लगा, उनके साथ डिबेट करने लगा, विमर्श खड़ा करने लगा। पहली बार सामंतियों के चलने पर सलाम पेश होना बंद हो गया। उनके चलने पर रास्ता खाली करने जैसी बदचलन प्रथा बंद होने लगी। आपको यश व कीर्ति पाने के लिए कोई अनोखा कृत्य करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर लाट साहेब बनते हैं। लेकिन जातिवाद ऐसी पद्धति है जिनमें बिना संघर्ष के ही यश है, खिदमत है। खिदमत में सलाम है, रोब है, धाक है, अधिकार है। किसी को मारने पीटने का, धमका कर इज्जत पाने का। लेकिन लालू के तथाकथित जंगल राज में इसका स्वरूप जाति के बदले कार्य में व संघर्ष में परिणित होने लगा। पहली बार अमीर धनसेठों की राजधानी मोहल्ले यानी वैली रोड, अशोक राजपथ, कदमकुआ में रिक्शा वाले, ठेला वाले, दैनिक मजदूरी करने वालों के लिए 300 से अधिक रैन बसेरे बसाए गए। और इतना बड़ा जंगल राज था कि पटना क्लब की 60% जगहों में डोम, हरिजन, मुसहर, धोबी, पासी जाति के लोग इसमें शादी में आयोजित होने लगे। इन्हें खुलेआम ताड़ी पीने, सुअर खाने की आज़ादी दी गई, क्योंकि उनका कसूर गरीब वर्ग से संबंध होना था। पहली बार इसी तथाकथित जंगल राज में 600 से अधिक ब्लॉक में 60,000 से भी अधिक गरीबों के लिए आवास का निर्माण किया गया। लालू जी ने इतना बड़ा अन्याय किया कि पटना के राजा बाजार, शेखपुरा, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग जैसे पेरिस में दलितों के लिए बहुमंजिला इमारत बनवाकर दिया, ताकि यहीं रहकर वो अपना गुजर बसर कर सकें। पहली दफा इसी कथित जंगल राज में 300 से भी अधिक विद्यालय मुसहर जाति के लिए खोले गए। 150 से अधिक
चरवाहा विद्यालयों का निर्माण किया गया ताकि गरीब मजलूम के बच्चे भी अपने मवेशी चराने के साथ साथ पढ़ाई कर सकें और उसमें भी 100 रुपये प्रति माह भत्ता अतिरिक्त मिलने लगा। इसी जंगल राज में पहली बार बहुजन वर्ग के सुंदर स्त्रियों की किडनैपिंग होनी बंद हो गई। उसे जबरन उठाने पर FIR दर्ज होने लगी। किसी महिला के साथ अभद्रता पर पूरा बहुजन एक साथ विरोध करना शुरू कर दिया। दलितों की हत्या पर गिरफ्तारी होने लगी। इसी जंगल राज में पहली दफा कोई मुख्यमंत्री चपरासी आवाज से मॉनिटरिंग करने लगा, जो कि घोषित राम राज्य में सोफा गद्दी से होता था। आपको ऊंची उड़ान के लिए इन्हीं 15 सालों में भारत में सबसे अधिक 7 यूनिवर्सिटी खोली गई ताकि आप पढ़ भी सको और अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सको। बिहार जैसे सामंती राज्य में पहली दफा इसी राज्य जंगल राज में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनने का नसीब मयस्सर हो सका। महिला कर्मी के माहवारी के दौरान उन्हें 2 दिन की अतिरिक्त छुट्टी की व्यवस्था की गई। तथा कथित इसी जंगल राज के 15 सालों में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया गया। आडवाणी जैसे उक्त के रथ यात्री को उड़न खटोला से इज्जत पूर्वक जेल भेजा गया। जितना एक प्रधानमंत्री के जान की कीमत है, उतनी ही हर एक इंसान के जान की कीमत है। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में इबादत कौन करेगा, घंटी कौन बजाएगा। लालू जी के भाषण का एक अंश अभी के इस घोषित राम राज्य में दंगाई व जातिवादी का ही वर्चस्व है, उन्हीं का बोलबाला है। आप लालू से स्नेह या नफरत कर सकते हैं, लेकिन उनकी अहमियत को इनकार नहीं कर सकते। उनकी राजनीतिक कुशलता को बेदखल नहीं कर सकते। यह लालू का ही प्रभाव था कि उस वक्त NDA समर्पित अटल सरकार में केवल बिहार से 19 केंद्रीय मंत्री बनाए गए। यह लालू के राजनीतिक विषाद का ही परिणाम है कि पूरे भारत में अनवरत 30 सालों से एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के पद पर एक पिछड़े वर्ग का ही बेटा काबिज है। ये उसी युग का प्रभाव है कि अभी आपको बिहार के सरकारी दफ्तरों के एक रूप, एक जातीय टाइटल में अब दूसरी जाति का मिश्रण देखने को मिलता है। पहली दफा बहुजन वर्ग से कोई थानेदार, कोई प्राचार्य, कोई दरोगा इसी युग में बना। भारत में बहुत कम ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को नीलाम नहीं होने दिया। लालू यादव इस कतार में सबसे मुख्य में है। आज भी इस तानाशाही हुकूमत को सबसे तेज पटकनी लालू जी ने ही दी है। जो लोकतंत्र का हिमायती होगा, जिनकी नज़रों में सबसे प्रिय ग्रंथ संविधान होगा, उसके सबसे प्रिय नेता लालू जरूर होंगे। घोगा बेचने वाले, वो मूस पकड़ने वाले, वो ताड़ी बेचने वाले, वो भैंस चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। लालू जी ने तो ये थी जानकारी जो उस समय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय, और सबसे मंझे नेता वो माने जाते हैं। और आज भी वो उनका ओहदा उसी पर है। उन्होंने मनुवादियों के सामने घुटने नहीं टेके थे। जिस तरीके से वो जेल में थे, उनके साथ अत्याचार किए गए थे, उनका शोषण किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो सलाम है ऐसे नेताओं को। और ऐसे नेता अब हमें बहुजन समाज को एक साथ होकर अपने नेताओं का साथ भी देना चाहिए और गुमराह नहीं होना चाहिए। इतनी हमें अब एक नियति बनानी होगी और बहुजन समाज को साथ मिलकर चलना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।